एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, वो कुछ निर्दलीय छोटी पार्टियों से भी संपर्क साध रहे हैं, आपका क्या मूड है? आप हालांकि एनडीए ने अभी तक कोई, क्योंकि वो फुल फ्लेज सरकार बना रहे हैं, हम आगे से गरज करना मतलब नहीं है, वो बात को आगे। आपका मन किधर है? आप किधर? मेरा मन तो मेरे साथ ही है। इतनी परिस्थितियां झेली है और झेलनी पड़े तो और झेल लेंगे, लेकिन हम मजबूत बनेंगे और उन सबका रगड़ा निकालेंगे उस इलाके के अंदर पूरा। सर, नीतीश और नायडू अब सहारा बने मोदी जी, आप किस तरह से देखते हैं? पिछले 3-4 दिनों के अंदर मोदी जी का जो देख रहे हैं, पहले जो भाव था, पहले जो स्पीच थी, वो चेंज हो गई बिल्कुल। अयोध्या में बीजेपी हारी, आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल मेरा मुद्दा वो काम आया, ऐसा लगता है मुझे। मैंने कहा था कि इन लोगों ने राम को पेटेंट किया, आप राम को मानते हैं? हमारे वहाँ के लोगों में राम की भावना जो अलग है, और ये जो राम जो कह रहे हैं वो क्या अलग भावना, मतलब आप मानते हैं? हमारे एक आपने देखा होगा, हमारे लोग गोविंद गुरु महाराज संत सुरमाल महाराज को मानते हैं। कुपोषण जी गरासिया जो एक सांसद है राज्यसभा के, आपके दर्शक नेता हैं, तो वो कह रहे थे मेरे इंटरव्यू में कि बोले राजकुमार तो नाम ही, राजकुमार किसका नाम है, हिंदू नाम ही तो है, और फिर वो भगवान श्री राम को नहीं मानते। देखो, हिंदू धर्म की व्यवस्था अलग है, हर धर्म की अलग व्यवस्था है। मुझे नहीं लगता है कहाँ लिखा हुआ है राजकुमार हिंदू धर्म का नाम है, कहाँ लिखा हुआ है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? नहीं, आदिवासी हिंदू व्यवस्था से बाहर है, हम लोग नहीं मानते हिंदू, ना हम ईसाई मानते हैं, ना हिंदू नहीं, बिल्कुल नहीं है हिंदू। आप डॉक्टर करोड़लाल मीणा जी से आज मिलके आए, उन्होंने आपको जीत की बधाई भी दी, और जिस तरह से बीजेपी की यहाँ पर टोटल 11 सीटें लॉस में गई है भारतीय जनता पार्टी, 10 साल से लगातार 25 के 25 रिकॉर्ड बना रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अगर भी सीटें हारेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमने तो कहा है भाई पूरा कैबिनेट इस्तीफा देना चाहिए उनको, क्योंकि 3-4 महीनों के अंदर राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। क्या आप क्या कह रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं? हम, मुझे लगा घुटन महसूस कर रहे हैं। अच्छा, या तो उनका प्रेशर है या कुछ काम नहीं कर पा रहे। वो तो मोदी जी के अच्छे मित्र हैं। हाँ बिल्कुल, वो बात तो है। अब पता नहीं मोदी जी ने घुटन महसूस करा रखी है क्या मालूम, और खुद की पार्टी के लिए वफादार नहीं रहे। आज 11 सीटें इंडिया गठबंधन ले गया, और वो तो ठीक है, कांग्रेस के लोग और ढंग से नहीं लड़ पाए, बाकी लड़ते तो हो सकता है छपाया हो जाता है यहाँ राजस्थान के अंदर। नमस्कार, इस वक्त हम जयपुर में मौजूद हैं। लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं और राजस्थान में एक जबरदस्त जीत की चर्चा हर कहीं है और देश में भी है। बीएपी पार्टी यानी ट्राइबल पार्टी के जो राजकुमार रोत है वो हमारे साथ मौजूद हैं, खास बातचीत करते हैं। राजकुमार जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। मैं तो वहाँ खुद आया था आपके क्षेत्र में, और मैंने आपकी जो लहर देखी थी जबरदस्त थी। मुझे उसी दिन लग रहा था, उस दिन अपनी बातचीत में भी बात की थी, और 84 से भी आपने जबरदस्त जीत हासिल की थी, और ये भी जबरदस्त। और सारे जो एग्जिट पोल थे वो फेल हो गए, सारे एनालिसिस विश्लेषण फेल हो गए। ये जीत के पीछे मूल मंत्र क्या है और जादू क्या है? आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को धन्यवाद, जोहार। देखो, कोई जादू नहीं है, कोई मूल मंत्र नहीं है, मंत्र कहें जादू कहें, मेरे हिसाब से आक्रोश बोले। लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है पुराने लीडरों के प्रति, नेशनल पार्टियों के प्रति। आज़ादी के बाद से इन लोगों ने सिर्फ वोट बैंक समझा, ट्राइबलों को सिर्फ वोट बैंक समझा, और ट्राइबलों को मूलभूत सुविधा भी आज तक मुआवजा नहीं करा पाए ये लोग। तो कहीं न कहीं लोगों को अंदर गुस्सा था कि हमें जो मूलभूत सुविधा जरूरत थी, सड़क, पानी, बिजली का, ये भी आज तक नहीं हो पाया है। तो लोगों को एक आक्रोश है। और पिछले 5 सालों के अंदर अगर देखें तो मैंने मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर, साथ साथ ही अन्य पड़ोसी विधानसभाओं के अंदर भी मेरे से जो हो सके इतना मैंने रात दिन मेहनत करके विकास करवाया। साथ ही लोगों की जब भी जरूरत पड़े हम जाके खड़े रहे। इसके अलावा अगर मोटे पैमाने पे देखा जाए तो संविधान की जो 5वीं अनुसूची है, इस 5वीं अनुसूची को आज तक धरातल पे लागू नहीं किया गया। ये सबसे बड़ी लड़ाई है, और ये युद्ध समझ चुका है आज कि संवैधानिक प्रावधान आज तक लागू नहीं कराया, और नहीं कराने के पीछे कारण यही है कि पॉलिटिकली कांग्रेस और बीजेपी लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो वो आक्रोश है। इसलिए इस बार चुनाव में वहाँ की जनताओं ने, युवाओं ने जोरदार तरीके से रगड़ा निकाल दिया इन सबका। अब सर, एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, वो कुछ निर्दलीय छोटी पार्टियों से भी संपर्क साध रहे हैं, आपका क्या मूड है? आपसे भी कोई बातचीत हुई, या आप रुख किधर है आपकी पार्टी का? देखो, हमारे जो उस इलाके का जो समस्या है वो एकदम ये लोग आसानी से करेंगे नहीं समाधान। हम लोग जिस मोमेंट को लेके चल रहे हैं, जिस विजन को लेके चल रहे हैं, इस विजन को लेके हमारे जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमारे एजेंडा तैयार कर रखा है। हालांकि एनडीए ने अभी तक कोई, क्योंकि वो फुल फ्लेज सरकार बना रहे हैं, हम आगे से गरज करना मतलब नहीं है। इंडिया की जब बात आएगी तो उनके सामने भी हमारा प्रपोजल रखेंगे, जरूरत पड़ी
अगर वो कुछ बात करते हैं तो उसको बात को आगे। आपका मन किधर है? आप नहीं, किधर? मेरा मन तो मेरे साथ ही है। अच्छा, मेरे बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता के साथ ही है, और हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता के अंदर एक आक्रोश है दोनों के प्रति। इसलिए ठान लिया है कि हम स्वतंत्र रहेंगे। इतनी परिस्थितियां झेली है, और झेलनी पड़े तो और झेल लेंगे, लेकिन हम मजबूत बनेंगे और उन सबका रगड़ा निकालेंगे उस इलाके के अंदर पूरा। नहीं, रगड़ा वहाँ किस किस का निकला अभी चुनाव में? सबका निकला। बड़ा पुराने लीडर थे, सबका निकला। विधानसभा चुनाव में भी निकला, और आने वाले चुनाव में भी इन सबका निकल जाएगा। और बांसवाड़ा राजस्थान अकेले में नहीं, मध्य प्रदेश जो ट्राइबल इलाका है, महाराष्ट्र, गुजरात, आपकी पार्टी? सब जगह। मध्य प्रदेश में हमारा विधायक है, गुजरात में भी हम लोग लड़े, और आने वाले विधानसभा चुनाव में जोरदार तरीके से गुजरात में लड़ेंगे, और हम 3 से 4 सीटें निकालेंगे गुजरात के अंदर। अच्छा, वहाँ भी पैर पसार रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल तरीके से। अच्छा, हाँ। तो आप अब मतलब स्टार प्रचारक में नंबर 1 होंगे पार्टी? नहीं, मैं पार्टी का वफादार सिपाही के रूप में काम करूंगा। और मैंने भले में 2 बार विधायक बन गया, आज सांसद हूँ, फिर भी मेरी आदत है, मैं आम कार्यकर्ता की तरह पार्टी के लिए काम करता है और आगे भी करूंगा। राजकुमार जी, मेरा एक सवाल है। मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, चाहे कोरोना आया, चाहे जिस तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो जो आदिवासी मांग करते थे जल, जंगल, जमीन, जो आप लोगों की मांग है, तो मुझे लग रहा है कि आज आवाम जो जनता है वो भी इसी चीज़ पे कहीं ना कहीं वापस आना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह टेम्परेचर बढ़ रहा है, कोरोना जैसी तमाम बीमारी आ रही है, इसको लेकर आप क्या मूवमेंट चलाने वाले हैं आने वाले? नहीं, बिल्कुल। देखो, आपने बहुत शानदार सवाल पूछा है। आज़ादी की बात से लगा कि आज़ादी से पहले आदिवासी अंग्रेजों से भी लड़ा है तो जल, जंगल, जमीन के लिए लड़ा है। मुगलों से, राजा राजवाड़ों से भी लड़ा है तो जल, जंगल, जमीनों से लड़ा है। वो कोई दूसरी आदिवासी के लिए तो मतलब क्या है कि वो दौलत ही जल, जंगल, जमीन है। दौलत ही, प्रॉपर्टी ही जल, जंगल, जमीन है। तो आज भी देखा जाए देश के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर मोदी की सरकार रही, तो जिस तरह से डेवलप के नाम से फॉरेस्ट को अलर्ट कर दिया, बड़े बड़े उद्योगपतियों के नाम से हसदेव अभ्यारण्य जो देखे हम, लगभग 3 डिस्ट्रिक्ट प्रभावित हुए, और मतलब बता रहे सैकड़ों गांव प्रभावित हुए। तो हम लोग जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज अन्य समाज के लोगों को भी मैं कहना चाहूंगा, हालांकि हम राजस्थान का इतिहास है खेजड़ी को लेके, बिश्नोई समाज का, वो पौधों के लिए उन लोगों ने भी जान दी थी। तो हमें इस लाइन पे अन्य वर्ग के लोगों को भी आना पड़ेगा। अगर ये नहीं रहेगा, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो हम कितना भी बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दें, कितना भी बड़ा डेवलप कर ले, कितने भी शानदार मिनरल्स निकाल ले, वो मिनरल्स, वो बिल्डिंग हमको ऑक्सीजन नहीं देगा। तो हम लोग आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की जनता को कहना चाहेंगे, सारे पार्टियों को कहना चाहेंगे कि आपके एजेंडे के अंदर ये जल, जंगल, जमीन का मुद्दा होना चाहिए। और पूरे देश के आम जनता को भी कहना चाहेंगे कि जो पार्टी जल, जंगल, जमीन की रिजर्वेशन की बात, उसको सेव करने की बात, उसको सुरक्षित करने की बात करती है, उस पार्टी को आगे बढ़ाना चाहिए। सर, मोदी जी आज भी मैं देख रहा था लोग स्पीक उनकी, तो वो कह रहे थे कि पौधारोपण करना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए, और विश्व पर्यावरण दिवस था 5 तारीख को, खुद भी पौधे लगा रहे थे। तो क्या लग रहा है कि आपकी तरफ सब लोग आ रहे हैं? पौधे लगाना और पौधे बड़ा करना रात दिन का अंतर है। आपको बताऊंगा, विश्व रिकॉर्ड बना हुआ राजस्थान के अंदर, हमारे डूंगरपुर में शायद नीरज के पवन कोई कलेक्टर थे और अशोक गहलोत जी सीएम थे। डूंगरपुर के अंदर एक दिन के अंदर 17 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड बनाया था। किसने बनाया था? आपने? गहलोत जी ने। अच्छा। हम तो बच्चे थे उस समय, और आज जाके देखेंगे पौधा नहीं मिलेगा वहां पर। तो पौधे लगाना और उसको बड़ा करना रात दिन का अंतर है। और बड़ा पेड़ जो हुआ है, आदिवासी कल्चर के हिसाब से उसको तैयार किया गया है, आदिवासी को उजाड़ के उसको काटना। तो आपका मतलब है आदिवासी तो पेड़ लगाता है, ये पौधे लगा रहे हैं। आदिवासी नेता और आम नेता में फर्क कितना है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि पौधा एक घर में 100 के लिए काम आ जाता है, ठीक है कि? और वो एक ऑक्सीजन देता है, अच्छी क्वालिटी की लकड़ी भी देता है जब उसका उम्र पूरी हो जाए। तो जितना फॉरेस्ट बचा हुआ है वर्तमान में, उसी को अगर सेव करके रखती है गवर्नमेंट तो बहुत बेहतर है। लेकिन पूरे देश लेवल पे हम देखते हैं कि फॉरेस्ट के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर भाजपा सरकार ने कई जगह उद्योगपतियों को मिनरल्स के लिए माइंस अलॉट कर रखी है, और उसका हम पुरजोर तरीके से अयोध्या में बीजेपी हारी, आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल, मेरा मुद्दा वो काम आया ऐसा लगता है मुझे। मैंने कहा था कि इन लोगों ने राम को पेटेंट किया है। आस्था होनी चाहिए, हर व्यक्ति को है। आपको किसी और में आस्था है, मुझे किसी और में आस्था है, मुझे आपकी आस्था पे ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन जिस तरह से राम को पेटेंट कर दिया था भाजपा ने, और इसी का नतीजा उनको देखने मिला उत्तर प्रदेश के अंदर, अयोध्या जहां पर राम मंदिर बनाया गया था, वहां के लोगों ने भी भाजपा को नकार दिया गया। हमारे वहां के लोगों में राम की भावना जो अलग है, और ये जो राम जो कह रहे हैं वो अलग है। मतलब आप मानते हैं? हमारे एक आपने देखा होगा, हमारे लोग गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमाल महाराज को मानते हैं। ये नए ट्रेड लाए राम को, वहां के लोग नहीं समझते रामायण को, राम को। हमारे यहाँ रामापीर जो होता है
उसको समझते हैं। लेकिन भाजपा ने जो श्री राम वाला जो कॉन्सेप्ट लिया सिर्फ वोट बैंक के लिए, उस चीज को हम लोग नहीं मानते वहाँ। क्या मतलब वोट बैंक के लिए भाजपा राम का उपयोग? हाँ बिल्कुल किया, और इसी का नतीजा देख सकते हैं अभी चुनाव में। अयोध्या में खुद में वहां के लोगों ने नकार दिया इनको। तो एक धर्म को उन्होंने हथियार बना दिया है वोट बैंक के लिए। और अभी देखा कुछ सीटें आई है वो भी 1000 पे आई है, बाकी बेरोजगारी, एजुकेशन, भूखमरी, कुपोषण। जी गरासिया जो एक सांसद है राज्यसभा के, आपके इधर से एक नेता हैं, बीजेपी के उपाध्यक्ष भी हैं, एसटी मोर्चा के अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय। तो वो कह रहे थे मेरे इंटरव्यू में कि बोले राजकुमार तो नाम ही, राजकुमार किसका नाम है, हिंदू नाम ही तो है, और फिर वो भगवान श्री राम को नहीं मानते। देखो हिंदू धर्म की व्यवस्था अलग है, हर धर्म की अलग व्यवस्था है। मुझे नहीं लगता है कहाँ लिखा हुआ है राजकुमार हिंदू धर्म का नाम है, कहाँ लिखा हुआ है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? हिंदू ही है। नहीं, आदिवासी हिंदू व्यवस्था से बाहर है, हम लोग नहीं मानते हिंदू, ना हम ईसाई मानते हैं, ना हिंदू नहीं है, बिल्कुल नहीं है हिंदू। फिर संविधान सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रखा है कि आदिवासी हिंदू धर्म में नहीं आता है। वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, ब्राह्मण क्षत्रिय शुद्ध, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, हम किस वर्ण में आते हैं? जो भाजपा के लोगों से हम सवाल करना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि भाजपा के नेता जो कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, तो मुझे ये बताया कि आदिवासी हिंदू है तो किस वर्ण में आदिवासी? क्योंकि हिंदू समाज में आदिवासी गाय की पूजा करते हैं, आदिवासी दीपावली मनाते हैं, आदिवासी होली, वो तमाम जितने भी धार्मिक आयोजक हिंदू धर्म के आयोजन होते हैं उनको मनाते ही आदिवासी। इसका कॉन्सेप्ट पे अगर जाते हैं तो लंबा चलना पड़ेगा, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा हमको, और उसके लिए लंबा चर्चा हो जाएगी। लेकिन मैं एक ही लाइन में कहूंगा कि आदिवासी धर्म पूर्वी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, आदिवासी प्रकृति पूजक है, आदिवासी पेड़ पौधे जंगल जल को पूजता है, और यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है। कोरोना में कोई काम नहीं आया था, अभी वही काम आए थे। लेकिन अभी टेम्परेचर बढ़ा है तो बहुत लंबा विषय हो जाएगा। लेकिन सनातन में ये कहा जाता है कि अध्यात्म में जाएंगे हम तो, कि पेड़ की पूजा भी हिंदू धर्म में मानते हैं, पशुओं की पूजा भी मानते हैं, और जो आप सब बातें कर रहे हैं पेड़ों की, पशुओं की, जमीन की, जल जंगल जमीन की, तो ये पूजा हिंदू धर्म में भी मानते हैं। तो समान मान सकते हैं मतलब। तो हम लोग भी कहते हैं कि हिंदू धर्म आदिवासी धर्म में ये भी बोल सकते हैं। देखो वो चीजें, देखो इस चीजों पे हमें नहीं जाना चाहिए, ये हर व्यक्ति की आस्था होती है। जो हिंदू धर्म को फॉलो करता है हम उसका स्वागत करते हैं, उसकी आस्था है, जरूरत पड़ने पर हम मदद करें। जो ईसाई को फॉलो करता है, जो जैन को फॉलो करता है, ये देश महान इसलिए, हम हमारे देश को क्या कहते हैं, भारत देश एक महान देश है। ये महान देश इसलिए कि अनेक विविधता है, अनेक धर्म है, अनेक जातियां, इसके बावजूद भी सब एक बात और कह रहे थे डीलिस्टिंग को लेकर कि भाई जो आदिवासी है वो अगर ईसाई बनता है तो उनको दोनों का लाभ नहीं ले सकता। बिल्कुल होना चाहिए चीजें, पर हिंदू में है उसको भी बाहर करना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा जो सांसद बने हुए, आप ये चुन्नीलाल जी का नॉमिनेशन उठा के देखो, इसमें कॉलम आया है, उसमें कॉलम में नहीं भरा है उन्होंने, हिंदू नहीं भरा है, हिंदू अधिनियम लागू नहीं होता ही भरा है। हिंदू विवाह अधिनियम 1900 खाया उन्होंने कि हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होता है, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम में स्पष्ट है कि आदिवासियों पे लागू नहीं होता है। आप डॉक्टर करोड़लाल मीणा जी से आज मिलके आए, उन्होंने आपको जीत की बधाई भी दी, और जिस तरह से बीजेपी की यहाँ पर टोटल 11 सीटें लॉस में गई है भारतीय जनता पार्टी, 10 साल से लगातार 25 के 25 रिकॉर्ड बना रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं अगर भी सीटें हारेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, और 2 दिन पहले एक भगवान श्री राम का उल्लेख करते हुए उन्होंने बात भी कही। तो आज आपकी बात हुई, क्या बात हुई? हमने तो कहा है भाई पूरा कैबिनेट इस्तीफा देना चाहिए उनको, क्योंकि 3-4 महीनों के अंदर राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है, कोई भी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं, तानाशाही सिस्टम चला रखा है अधिकारियों ने कैबिनेट के साथ साथ। हाँ, सीएम साहब से लगा के पूरे कैबिनेट को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सरकार ढंग से नहीं चला पा रहे। मुख्यमंत्री तो अभी तो बने नए हैं, अभी तो नए बने, पर जनता परेशान है, त्रस्त तो हो रही है, बलात्कार बढ़ रहे हैं। वो तो कांग्रेस का रास्ता चिल्लाते थे, किरोड़ीलाल जी चिल्लाते, सारे चिल्लाते थे कि ये हो गया, वो छोटा सा कुछ हादसा हो जाता था पूरा चिल्लाते थे। अभी तो हर जगह मर्डर हो रहा है, बलात्कार हो रहे हैं। आज ये डिम्पल मीणा का बलात्कार हुआ है, अभी तो कोई पता नहीं है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है, और खुद की पार्टी के लिए वफादार नहीं रहे। आज 11 सीटें इंडिया गठबंधन ले गया, और वो तो ठीक है, कांग्रेस के लोग और ढंग से नहीं लड़ पाए, बाकी लड़ते तो हो सकता है छपाया हो जाता है यहाँ राजस्थान के अंदर। तो हम तो कह रहे हैं कि उनको खुद की पार्टी को धोखे में नहीं रखें, भाजपा के भी संभालने वाले जो व्यवस्थित लोग हैं उनके हाथ में कमान दो। मैं सुन रहा था आप कहीं बोल रहे थे अभी कि करोड़लाल मीणा ने बहुत संघर्ष किया, तो आपको लगता है कि पार्टी ने उनको सही स्थान पे दिया है, नहीं दिया? देखो उनका और पार्टी का है, लेकिन वास्तविकता है कि किरोड़ीलाल जी ने पिछले 5 सालों के अंदर देखा है हमने
कि इनकी गाड़ी के अंदर बिस्तर रहते थे, कंबल रहता था, लगना चाहिए था कि यहाँ अन्याय हो, जाके बैठ जाते थे वहां। इनकी सरकार में भी हो रहा है, अभी भ्रष्टाचार हो रहा है बहुत ज्यादा, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं। हर गांव हर इलाके में अंदर उन्होंने एक अभियान चलाया माइनिंग के खिलाफ, इसके अंदर बेचारे गरीब लोगों को मार डाला, बड़े बड़े लोगों को पनपा दिया भी। तो इन सारी चीजों को कंबल रखते थे, आप संघर्ष बता रहे हैं उनका, तो आपको लगता है कि क्या कोई बड़ी गद्दी मिलनी चाहिए? घुटन महसूस कर रहे हैं, ऐसा लगा मुझे, बड़ी गद्दी मिलनी मुझे आज महसूस हुआ, या तो घुटन महसूस कर रहे हैं। नहीं, गद्दी बड़ी मिलनी चाहिए थी, मतलब कोई वो उनके पार्टी का मतलब गाइडलाइन है, क्या मिले नहीं मिले। लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि जो व्यक्ति अन्याय के खिलाफ लड़ता था वो सत्ता में बैठा और वो कुछ नहीं कर पा रहा है, कुछ नहीं बोल पा रहा है, आदमी को न्याय नहीं दिला पा रहा है, त्याग पत्र दे देना चाहिए। क्या आप क्या कहते हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं? हम, मुझे लगा घुटन महसूस कर रहे हैं। अच्छा, या तो उनका प्रेशर है या कुछ काम नहीं कर पा रहे। वो तो मोदी जी के अच्छे मित्र हैं। हाँ बिल्कुल, वो बात तो है। अब पता नहीं मोदी जी ने घुटन महसूस करा रखी है, क्या मालूम। अच्छा, आपकी कोई बात नहीं हुई ऐसी? नहीं, मैं तो व्यक्ति से मिलने गया था क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी, उनकी चोट आई थी हाथ में, तो मुलाकात करने गया था और पूछने गया था। मैंने कहा सीएम साहब से लगा के कैबिनेट सहित कब तक इस्तीफा दे रहे हो, क्योंकि मेरे वहां पर भी बहुत खेला उन्होंने। अच्छा, मोदी जी को बुलाया, कार्यक्रम कराए, मोदी जी ने भाषण दिए कि मंगलसूत्र छीनेंगे ये लोग, हमारे लिए बोला जिनकी कोई पहचान नहीं है उनको। आपने ऐसा बोला था? मैंने कुछ नहीं बोला था कभी, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा झूठा भाषण देके। एक टर्निंग पॉइंट है भाजपा के लिए, बांसवाड़ा जो सभा रही है मोदी जी की, वहीं से भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हुई है। वहां पर जिस तरह से मोदी जी का भाषण रहा था, हाँ, उसके बाद पूरे देश के अंदर माहौल खराब हुआ है। ये बीजेपी के लोग अब भी कह रहे हैं कि हमारी हार का कारण संविधान खतरे में है और रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, इस तरह का झूठा नैरेटिव जो बीजेपी और अन्य दलों ने चलाया, इसके कारण नुकसान। भाजपा के लीडरों ने बोला है कि हमको संविधान बदलना है, इसलिए 400 पार चाहिए। क्यों बदलना है संविधान? आपने देखा होगा, शिक्षा मंत्री बने हुए एससी कम्युनिटी से आते हैं दिलावर जी, एक स्कूल में जाके, जिस स्कूल में टीचर ने बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले की तस्वीर रखी थी, उस टीचर को सस्पेंड करके उसको एपीयू किया गया। ऐसा कुछ घटनाक्रम आया। इससे क्लियर हो गया वो संविधान में विश्वास नहीं कर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर में विश्वास नहीं कर रहे, उनको नहीं मान रहे। आपको एक बात और लगती है कि बीजेपी जातिगत समीकरण नहीं बैठा पाई है, कास्ट इक्वेशन जो है? देखो, इस देश के अंदर अनेक समूह हैं, अनेक धर्म हैं, कोई भी सत्ता हो, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, सभी लोगों को जो संवैधानिक प्रावधान संविधान निर्माणकर्ताओं ने हर वर्ग के लिए अच्छा प्रावधान किया है, हर वर्ग की स्थिति को देखते हुए उसके अनुरूप प्रावधान किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उनको काम करना चाहिए, हर वर्गों को साथ में लेके चलना चाहिए। लेकिन उन्होंने जिस तरह से एजेंडा बना रखा था संविधान खत्म करने का, तो लोगों में आक्रोश था और उसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ उन लोगों को। अब आपका क्षेत्र के लिए आप सांसद तो बन गए, क्या एजेंडा है? व्हाट विल यू डू? देखो, आपने वादा तो कर दिया है। मेरा तो संघर्ष वाला रिश्ता, मतलब सफर रहा है बहुत जोरदार वाला। पिछले 5 सालों के अंदर भी देखा जाए तो हमको 1-2 साल कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का मतलब कोऑपरेट मिला, बाकी संघर्ष रहा। अभी भी हमने ठाना है कि संघर्ष करेंगे, क्योंकि हमारा लक्ष्य बड़ा है। और जो वादा किया है मैंने एजुकेशन को लेके, मेरे क्षेत्र में एजुकेशन में क्रांति लानी है, करेंगे हम लोग। बिल प्रदेश की जो डिमांड है उसको जोड़तोड़ तरीके से एक आंदोलन के रूप में पूरे 3-4 स्टेटों में तैयार कराएंगे और गवर्नमेंट पे प्रेशर बना के इसको भी कराएंगे आने वाले समय में। एक बेरोजगारी बड़ी समस्या बिल्कुल, हमारे यहाँ गुजरात पलायन ज्यादा होता है, तो उस पलायन को रोकने के लिए हम लोग बड़ा प्लान करके अच्छा काम करेंगे, बड़ा प्लान करेंगे और अच्छा काम करेंगे। नहीं, बेरोजगारी की जो समस्या है, पेपर लीक की सर समस्या है, आपके सामने चुनाव लड़े थे आप पिछली बार भी, उनके लिए भी कुछ कह रहे थे। कुछ पेपर लीक वाला जो घटनाक्रम हुआ है, अवश्य कहीं न कहीं राजस्थान के युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है। कांग्रेस के राज्य में भी हुआ है और अभी भाजपा के राज्य में भी शुरू हो गया। वो चैन ऐसी है कि जो राज किसी का भी हो, वो चैन चलती आ रही है। तो भजनलाल जी से भी कहेंगे, उन्होंने दावे तो बहुत जोरदार कर दिए हैं, तो करे इसकी तह में जाए, उस चैन को खत्म करें। भजनलाल जी ने ऐसा ही गिरफ्तार करा दिए, मैंने बहुत सारे। इसके बावजूद सरकार में, इनकी सरकार में 2-3 पेपर तो लीक हुए, तो उस जहां तक जाए आप कार्रवाई तो करा रहे हो, लेकिन वो पेपर लीक तो रोक ही नहीं रहे। आपने महेंद्रजीत मालविया पे भी आरोप लगाए थे कि वो भी पेपर लीक में संलिप्त है, क्या मामला था? वहाँ के युवा, वहाँ की जनता, जो बाबूलाल जी कटारा जो आरपीसी मेंबर थे, तो कहीं न कहीं उनको लगाने की अनुशंसा तो उन लोगों ने ही की थी। तो ईडी का नाम, ईडी के जब था उन पे भी न्यूज में भी आया था, और वो कह रहे हैं बाबूलाल जी के बयानों में भी ये चीजें है, तो कहीं न कहीं था। तो ईडी के डर से वो भागे तो है, कुछ तो है।
या तो पेपर लीक है या दूसरा कोई मामला है। सर नीतीश और नायडू अब सहारा बने मोदी जी का, आप किस तरह से देखते हैं, क्या चल पाएगा? मुझे नहीं लगता है कि वो सही तरीके से लॉन्ग टर्म 5 साल निकाल नहीं पाएंगे लोग। क्यों, रीजन? देखो, जो जिस तरह से स्थिति बनी हुई है, जिस तरह से हम पिछले 3-4 दिनों के अंदर मोदी जी का जो देख रहे हैं, पहले जो भाव था, पहले जो स्पीच थी, वो चेंज हो गई बिल्कुल। हाँ, तो मुझे नहीं लग रहा है वो सही तरीके से 5 साल, क्योंकि वो कहते हैं कि किसी को लालच देना, बुचकारना कुछ समय के लिए रहता है, वो फिर धीरे से खिंचकता है। हाँ, तो मुझे नहीं लगता है वो 5 साल सही सलामत से चल पाए। चले तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, सरकार है, चलनी चाहिए। सर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान लगभग ट्राइबल एरिया है। छत्तीसगढ़ में भी एक बड़ा ट्राइबल एरिया है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में। तीनों के हाल ही में चुनाव हुए थे विधानसभा के, तीनों जगह बीजेपी ने सरकार बनाई। लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि राजस्थान में नुकसान हुआ और उन दोनों जगह एक मतलब छत्तीसगढ़ में एक सीट गई है और मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी सीट गई। राजस्थान में क्या आपको लगा बड़ा मेजर फैक्टर क्या लगा? गवर्नमेंट का फेलियर। जो सत्ता में अभी वर्तमान में मंत्रिमंडल था, इन लोगों ने, पता नहीं इनको तो या तो आइडिया नहीं है, देखो मेरा भी जना अनुभव नहीं है, लेकिन पिछले 5 सालों मैंने जो सीखा, इनके अंदर सबको साथ में लेके जनता की भावना के अनुरूप काम करने की कला नहीं है। इन्होंने भाजपा के नेता, भाजपा के पदाधिकारी के खिलाफ, भाजपा का जो प्रत्याशी था उसके अनुरूप काम करा, जिस प्रत्याशी को भाजपा ने आम जनता ने नकार दिया था। पिछले 6 महीनों में सरकार जो चली, मुझे ये लगा कि जनता की भावना के अनुरूप सरकार नहीं चली। भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता या भाजपा का प्रत्याशी था, उसके अनुरूप सरकार चली। और जिस प्रत्याशी, जिस पदाधिकारी को जनता ने नकार दिया था, उसके अनुरूप चलने गई, उसके हिसाब से फेल हुआ। आपके इधर तो उल्टा हुआ सर, पदाधिकारी नहीं चाहते थे मालवीय को टिकट मिले। वहां पर भी दो फाड़ थी भाजपा के, कुछ लोग चाहते थे, कुछ लोग नहीं चाहते थे। आधे लोग चाहते थे। आपने मुझे पिछली बार ये बताया था कि बीजेपी के लोग नहीं चाह रहे थे महेंद्र मालवीय को टिकट मिले। जो वास्तविक जो जिसने संघर्ष किया था 40 साल तक, बीजेपी का, उस इलाके में बीजेपी के लीडरों का सबसे बड़ा सपना था कि महेंद्रजीत मालवीय को हराना। बीजेपी कार्यकर्ता का सपना साथ दिया कुछ लोगों ने अंदर। मैं कह रहा हूँ, बीजेपी कार्यकर्ताओं का सपना था सबसे बड़ा कि महेंद्रजीत मालवीय को हराना, तो वो सपना बीजेपी ने पूरा किया है। नहीं, आपका भी कुछ साथ दिया अंदर में? हो सकता है दिया नहीं, मतलब हो सकता है, खुल के तो कोई आया नहीं। अब वोट दिया हो पेटी में, तो वो तो हो सकता है दिया हो। नहीं, आपने किसी ने आपको बोला? मैंने किसी से संपर्क नहीं किया और किसी ने मेरे संपर्क नहीं किया, लेकिन नाराजगी जरूर थी। मतलब वोटिंग डाउन गई वहाँ बीजेपी के क्षेत्रों में? ना, वोटिंग तो बराबर हुआ। हाँ, लेकिन हमने लिया दबा के। अच्छा, हमारी मेहनत पे लिया, किसी ने संपर्क करने के, लेकिन जिस उत्साह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं को काम करना चाहिए वो नहीं किया उन लोगों ने। हाँ, मुझे कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात ये सामने आई थी कि जिनसे हम इतने साल लड़ते रहे उन्हीं के प्रचार करेंगे। वो चीजें हुई वहाँ। फिर भी लोगों ने, पता नहीं, वो तो कई लोग ऐसे थे मार खा के भी काम कर रहे थे मालवीय जी के लिए। अच्छा, हाँ। नहीं, मालवीय जी ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, बड़ा भव्य सभा भी हुई है। आपके पास तो कुछ नहीं था, आप कह रहे थे मेरे पास तो कुछ नहीं है। बहुत लंबा चुनाव लड़ा, लगभग हेलीकॉप्टर बुक कराए 6 दिन तक से। राजस्थान में ऐसा चुनाव किसी ने लड़ा है, लगभग कितनी 25-28 सभाएं की, हेलीकॉप्टर से सभाएं की। मेरे हिसाब से राजस्थान की पूरे इंडिया में किसी भी सांसद ने इतनी हेलीकॉप्टर सभाएं नहीं की। मानते हैं कि एक राजा और रंक की लड़ाई थी? बिल्कुल। हाँ, मतलब वो तो आप कह रहे हैं कि 6 दिन हेलीकॉप्टर बुक करा दिया और आप, मैं देख रहा था आप एक गाड़ी में घूम रहे थे, और छोटा सा आपका ऑफिस था, मैं जिसमें आया था, एक कंप्यूटर लग रहा था, ऊपर भी ऐसे ही छोटा सा ऑफिस था आपका, 2 रूम का आई थिंक। और उनका तो मैं देखा सभा भी बड़ी थी। सभा भी बड़ी थी, सब कुछ बड़ा था, लेकिन जनता ने ठान लिया था इनका रगड़ा निकालना है। अच्छा, तो आपको लगता है कि कहाँ राजा कहाँ रंग लड़ाई में? देखो, वो चीजें अलग टाइप की है। हम तो दिल से लड़े थे चुनाव। राजा रंग वाला सिस्टम ठीक है, लोकतंत्र में राज व्यवस्था होती ही नहीं। वो मान गए थे अपने आप को राजा, बात अलग है। मानते हैं वो राजा? वो मानते होंगे या मानते नहीं थे, वो तो जाने, लेकिन मैं नहीं मानता कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ओके, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक सवाल, अंतिम सवाल है सर, मैं अंतिम सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, आप क्या एनडीए गठबंधन में शामिल हो सकती है आपकी पार्टी? नहीं, हम लोग स्वतंत्र रहेंगे। इसके पीछे कारण क्या? इसके पीछे कारण की यही कि वर्तमान जो परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों में चुनाव लड़े, ठीक है, और जिस तरह से पिछले 10 सालों के अंदर जो परिस्थितियां रही है, जल जंगल जमीन की बात करते हो, जल जंगल उजाड़ने की जो काम किया है, किसानों को लेकर जो तानाशाही की है, आदिवासियों दलितों पे अत्याचार किए हैं और संविधान पे कुटाराघात किया है, उस हिसाब से हम लोग स्वतंत्र रहेंगे।
तो ये थे राजकुमार राउत, जिन्होंने खास बातचीत की, जिनका साफ तौर पे कहना था कि हम एनडीए के साथ नहीं जाएंगे। जल जंगल जमीन जो है इसको बचाने का काम अन्य पार्टियां कर रही है, एनडीए नहीं। जीतेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान।